तिगनी का नाच, खूबसूरत लड़कियों की चालबाजी। साहिबान, लोग कहते हैं कि खूबसूरत लड़कियां तो अच्छों को तिगनी का नाच नचा देती हैं। एक समय था जब हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे। हमारा मानना था कि मर्द लोग औरतों को तिगनी का नाच नचाते हैं। लेकिन पिछले दिनों हमारे दफ्तर में जो तमाशा हुआ था, उसकी बदौलत हमें आज यकीन करना पड़ रहा है कि औरतें मर्दों को न केवल तिगनी का नाच नचा सकती हैं, बल्कि चाहे तो वे पूरी दुनिया पर राज भी कर सकती हैं। उस दिन सोमवार था। दफ्तर में कदम रखने पर हमें अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के गिने चुने चेहरे ट्यूबलाइट की तरह चमकते दिखाई दिए। हमसे रहा नहीं गया। हमने तुरंत अपने दफ्तर के सुपरस्टार कन्हई चपरासी से पूछा, क्यों भैया कन्हई, आज सभी के चेहरों पर बोनस मिलने वाली खुशी क्यों दिखाई दे रही है? कन्हई ने फौरन अपने तंबाकू खाने से काले पड़े दांत दिखाए और बोला, अविनाश बाबू, आज दफ्तर में दिल्ली वालों की जबान में टोटा, यूपी वालों की जबान में छमिया और बिहार वालों की जबान में कट्टो काम करने आ रही है। दफ्तर में काम करने वाली लड़कियों का आना जाना लगा ही रहता था, इसलिए हमने कन्हई की बात को हल्के तौर पर लिया और अपने काम में लग गए। ठीक 11 बजे कन्हई की छमिया ने दफ्तर में कदम रखा। उस पर नजर पड़ते ही हमें अपने दिल की धड़कन रुकती सी महसूस हुई। सही में कट्टो थी वह। लंबा कद, दूध जैसा रंग, सेब जैसे गाल, रस भरे होंठ, बड़ी बड़ी आंखें, कमर तक लंबे बाल और बदन की नुमाइश करते मॉडर्न कपड़े। उसे देखते ही हमें यकीन करना पड़ा कि उसका बस चलता तो वह पूजा भट्ट की तरह शरीर पर पेंट कराकर दफ्तर आती। दफ्तर की डिग्निटी मेंटेन रखने के लिए उसने मजबूरी में कपड़े पहने थे। उसका डेस्क मेरे डेस्क के सामने था, लिहाजा उस पर बैठने के लिए वह थोड़ा झुक गई। उसका झुकना था कि उसके उभार न चाहते हुए भी हमारी आंखों में गड़ कर रह गए। यह नजारा देखकर हमारा कलेजा मुंह को आने में एक पल भी नहीं लगा। काफी देर तक हम चुपचाप बैठे रहे और अपनी तख्ती जैसी सपाट बीवी को पानी पी पी कर कोसते रहे। वह छमिया की तरह हरी भरी क्यों नहीं थी? वह एक तख्ती की तरह क्यों थी? ऐसी बात नहीं थी कि उस छमिया के अंग प्रदर्शन से बस हमारी ही हालत पतली हुई थी। हमसे ज्यादा बुरी हालत तो चौबेलाल जी की थी। वे रहर कर सांप की तरह जीभ बाहर निकाल कर अपने सूखे होठों को तर कर रहे थे। छमिया के अंग प्रदर्शन से दिलीप का चश्मा ही चटक गया था। वे अपने बैग से फौरन दूसरा चश्मा नहीं निकालते तो शायद उन्हें टूटे चश्मे से ही पूरा दिन गुजारना पड़ जाता। छमिया की जवानी की नुमाइश ने मीना को हीन भावना के गहरे कुएं में धकेल दिया था, क्योंकि वह भी हमारी बीवी की तरह तख्ती जैसी थी। ठीक 12 बजे डाकू हलाकू ने दफ्तर में कदम रखा। साहिबान, हमारे अन्नदाता बॉस दफ्तर में इसी नाम से जाने जाते हैं। उनका चेहरा विलेन अमरीशपुरी की तरह लगता था, लेकिन उस दिन उनकी निगाह झुककर काम कर रही छमिया के उभारों पर पड़ी तो उनका चेहरा कॉमेडियन जॉनी लीवर की तरह दिखाई देने लगा। उन्होंने फौरन छमिया को चैम्बर में आने का आदेश दिया। छमिया बड़ी अदा से उठी। उसने हाथों से ही अपना हुलिया ठीक किया और कूल्हे मटकाते हुए डाकू हलाकू के चैम्बर में घुस गई। उसकी चाल देखकर एक बार तो हमारा भी मन हुआ कि हम अपनी मान मर्यादा को भूलकर उसे वहीं दबोच लें और फिर इंसा का तराजू फिल्म शूट कर डालें। पर चूंकि हम डालडा घी की पैदाइश थे, इसलिए हमने अपने मन को जबरन मारा और अपने काम में लग गए। 15 मिनट बाद छमिया डाकू हलाकू के चैम्बर से बाहर आई तो लुटी पिटी दिखाई दे रही थी। उसके सलीके से प्रेस किए कपड़ों पर जगह जगह से सिलवटें दिखाई दे रही थी। सीट पर बैठते ही वह भुनभुनाई, ये भी कोई बात हुई? काम 2 लोगों का और तनख्वाह एक की। सेक्रेटरी वाला काम कराना था तो तनख्वाह भी उसी हिसाब से देनी थी। अगले दिन भी यही किस्सा हुआ। छमिया डाकू हलाकू के चैम्बर से भुनभुनाते हुए बाहर आए और अपनी सीट पर बैठकर बड़बड़ाए, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तनख्वाह एक जने की और काम 2 जनों का। इस टिकलू को तिगनी का नाच न नचाया तो मेरा नाम भी नताशा नहीं। चूंकि हमारे अन्नदाता के हम पर ढेरों एहसान थे, इसलिए हम उनके फेवर में बोले, मैडम, हमारे बॉस ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं।
वे चाहे तो तुम्हें चींटी की तरह मसल सकते हैं। हमारी इस बात पर छमिया खूंटा तुड़ी गाय की तरह हमारे करीब आए और भौहों को सींगों के आकार में ढालते हुए बोली, कितने की शर्त लगाते हो? हमारा उससे शर्त लगाने का कोई इरादा नहीं था, फिर भी न जाने कैसे हमारे मुंह से निकल गया, 100 रुपए की। आपने हमारे अन्नदाता को तिकनी का नाच नचाया, तो 100 रुपए हमारी तरफ से और उन्होंने आपको चींटी की तरह मसल। मुझे मंजूर है। हमारी बात पूरी होने से पहले ही वह बोल पड़ी, कल आप 100 रुपए तैयार रखना। हम जानते थे कि इस जंग में हार सरासर छमिया की होगी, इसलिए हमने अगले दिन 100 रुपए तैयार रखने का वादा फौरन कर दिया। अगले दिन छमिया ने दफ्तर में कदम रखा तो हमारा दिल मानो धड़कना बंद हो गया। उस कमबख्त ने सच में 100 रुपए हमारी जेब से निकलवाने की सोच रखी थी। मिनी स्कर्ट और चुस्त टॉप में उसकी जवानी फूट फूट कर बाहर आ रही थी। उसका डेस्क हमारे डेस्क के सामने था, इसलिए जब वह अपनी जगह पर बैठी तो हमारी सांसें गले में फंसने लगी। हमने तुरंत पानी के गिलास का सहारा लिया, वरना दफ्तर में यकीनन एम्बुलेंस बुलानी पड़ जाती। जैसे तैसे हमने अपना ध्यान उसकी चिकनी टांगों से हटाया और अपने काम में बिजी हो गए। ठीक समय पर डाकू हलाकू दफ्तर में आया और छमिया को इशारा करके अपने चैम्बर में चला गया। छमिया अपनी जगह से उठकर हमारे सामने आए और हाथ फैलाकर बोली, जल्दी से 100 रुपए निकालो। हम किसी अडेयल घोड़े की तरह बिद के, पहले डाकू हलाकू को तिगनी का नाच तो नचाओ। मैं वही काम करने जा रही हूँ, छमिया बड़े सब्र से बोली। थोड़ी देर बाद तुम्हारे साहब तुम्हारे सामने बिना कपड़ों के आ गए, तो मेरे ख्याल से ये तिगनी का नाच ही होगा। बिल्कुल होगा। हमारा सिर हैंडपंप के हत्थे की तरह हिला, लेकिन ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। बहाने मत बनाओ और 100 रुपए का नोट निकाल लो। 100 रुपए निकालने में हमें कोई हर्ज नहीं है, हम बड़ी उदारता से बोले। लेकिन मोहतरमा, हमें पता तो चले कि आप ये तमाशा दिखाने में कैसे कामयाब होंगी। देखो, मेरे पास क्लोरोफॉर्म है, छमिया बोली। तुम्हारे अन्नदाता जब मुझसे सेक्रेटरी वाला काम लेंगे, तब मैं उन्हें किसी तरीके से क्लोरोफॉर्म सुंघा दूंगी। उनके बेहोश होने के बाद मैं उनके सारे कपड़े अपने कब्जे में करूंगी और फिर कुछ फाइलों में आग लगाकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाऊंगी। हम छमिया को यूं देखने लगे, मानो वह वाकई यह काम करने जा रही है। थोड़ी देर बाद हमारे मुंह से निकला, सारी बात समझ में आ गई, लेकिन फाइलों को आग लगाने वाली बात। आग लगने पर ही तो तुम्हारा टिकलू बिना कपड़ों के बाहर आएगा। वह खींचकर बोली, अब तुम मेरा कीमती समय बर्बाद न करो और जल्दी से 100 रुपए निकालो। हालांकि छमिया का मंसूबा सिक्काबंद था, फिर भी हमें डाकू हलाकू पर 100% यकीन था। लिहाजा हमने अपने बटुए से 100 रुपए निकाले और छमिया के हवाले कर दिए। छमिया ने 100 का नोट अपनी गुप्त जेब में ठूसा और हाई हील के सैंडल ठका ठका कर डाकू हलाकू के चैम्बर में घुस गई। पौने घंटे बाद छमिया बाहर आई। अपना अंगूठा दिखाकर जब उसने अपनी जीत की तस्दीक की, तो हमारा दिल 100 रुपए के गम में डूबने सा लगा। उस समय छमिया के हाथ में एक पॉलीथिन बैग था। उसने बैग में रखे हमारे अन्नदाता के कपड़े दिखाए और वहां से फुर हो गई। तभी हमें अपने अन्नदाता के चैम्बर से धुआं बाहर निकलता दिखाई दिया। चूंकि हम जानते थे कि हमारे बॉस बेहोशी की हालत में पड़े होंगे, इसलिए हम फौरन अपनी जगह से उठे और उनके चैम्बर की तरफ बढ़ गए। इससे पहले कि हम चैम्बर का दरवाजा खोल पाते, आग का शोर मचाकर डाकू हलाकू अपने चैम्बर से बाहर निकल आए। यकीनन छमिया ने उन्हें कम मात्रा में क्लोरोफॉर्म सुंघाया था। उस समय वाकई उनकी हालत देखने लायक थी। लिहाजा सभी के मुंह से एक चीख सी निकल गई। डाकू हलाकू के जब होशोहवास जागे, तो वे मारे शर्म के छलांगे मारकर स्टोर रूम में घुस गए। साहिबान, ऐसी बात नहीं है कि इस तमाशे में सारा कसूर डाकू हलाकू का था। हम उन्हें जरा भी दोष नहीं देंगे, पर हम इतना जरूर कहेंगे कि मुंह बंधा कुत्ता कभी शिकार नहीं करता। छमिया ने डबल तनख्वाह के लालच में भड़काऊ कपड़े पहनकर उनके मुंह खून लगाया था। छमिया ये सब नहीं करती तो ये तमाशा भी नहीं होता। आज की तारीख में हमें अन्नदाता डाकू हलाकू से पूरी हमदर्दी है,
फिर भी तमाशे के दौरान उनकी हालत देखकर हम यही कहेंगे कि जिस औरत ने डाकू हलाकू को भरे दफ्तर में नंगा कर दिया, वह कोशिश करे तो क्या नहीं कर सकती। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़ी रही कहानी संग्रह से। धन्यवाद।